एक्सपेरिमेंटल साइंस का फादर कौन है? मैं आपको लेके चलता हूँ इस्लामिक गोल्डन एज में, जो रही तकरीबन 500 साल, और इसमें बेइंतहा मुसलमान साइंसदान पैदा हुए। ये वो ज़माना था जब मुसलमान साइंसदान दुनिया पर राज कर रहे थे और उनकी किताबें यूरोप के तमाम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जा रही थीं। मुसलमानों ने तिब में, आर्किटेक्चर में, ऑप्टिक्स में और दीगर साइंसी अलूम में बेइंतहा किताबें लिखी, रिसर्च पेपर्स लिखे और मकाले लिखे। इन्हीं में से एक साइंसदान जिनका नाम इब्नुल हैथम है, अगर मैं उनका पूरा नाम लूँ तो अबू अली अल हसन इब्नुल हैथम, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहते हैं। इनकी पैदाइश जुलाई 1, 1965 एडी बसरा इराक में हुई। ये वो ज़माना है जब बसरा इराक दुनिया के इल्म का गढ़ था। लोग दूर दूर से बगदाद में पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आते थे। इब्नुल हैथम ने जिस लाइब्रेरी में अपनी इब्तदाई तालीम पाई, उसमें उस वक्त 15,000 किताबें थीं, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाई जाती थी। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने अपना रुख मिस्र की तरफ किया। मिस्र पहुंचते ही लोगों ने उनका बहुत इस्तकबाल किया और बादशाह ने उनको बताया कि हर साल दरियाए नील में सैलाब आते हैं और इसका वो कुछ बंदोबस्त करें। इब्नुल हैथम ने हामी भर ली, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको एहसास हो गया कि सैलाब रोकने के लिए उनको जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको कम से कम 10 से 15 साल अभी और लगेंगे। लेकिन अब वो बहुत डर चुके थे क्योंकि बादशाह उनको कत्ल करवा सकता था। उन्होंने बादशाह के गज़ब से बचने के लिए अपने आप को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में अंधेरा था और रोशनी की चंद किरणें थी जो एक ज़ंदान से अंदर आती थी। इब्नुल हैथम ने यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने अपनी पहली किताबुल मनाजिर, जिसे दुनिया की ऑप्टिक्स की पहली किताब कहा जाता है, जो कि बड़े अरसे तक यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही, यहीं से उसकी इब्तिदा की। इस किताब में उन्होंने बहुत सी ऐसी रिसर्च लिखी है जिसमें उन्होंने मिरर्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने लेंसेज का इस्तेमाल किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके रिजल्ट्स उन्होंने डॉक्यूमेंट किए। मसलन उन्होंने हमें बताया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ये इससे पहले हम नहीं जानते थे। इसी तरीके से लोग ये समझते थे कि हमारी आंखों से रोशनी निकलती है और वो चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हम देखते हैं। लेकिन इब्नुल हैथम वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने हमें बताया कि रोशनी सूरज से आती है या किसी लाइट की सोर्स से, और जब वो किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर दाखिल होती है तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था और शुरू में उनको बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है और उसकी वजह से हमें चीज़ों की स्ट्रक्चर, हैयत और उनके साइज़ में फ़र्क नज़र आता है। बाज़-औक़ात हमें चीज़ें टेढ़ी भी नज़र आती हैं और बाज़-औक़ात वो अपनी जगह से हटी हुई मालूम होती हैं। लेकिन जो उनका एक बहुत बड़ा काम था वो कैमरे की इजाद था, क्योंकि वो ज़ंदान में थे, जेल खाने में थे, और जब रोशनी किसी बहुत छोटे से सुराख से आती थी तो वो देखते थे कि रोशनी सामने वाली दीवार पर एक उल्टा इमेज बना देती है बाहर के अक्स का। उन्होंने इस चीज़ को नोट किया और फिर उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मीनार से जो किरणें आ रही हैं वो एक छोटे से सुराख से होती हुई पर्दे पर एक उल्टा इमेज बना रही हैं। ये पहले कैमरे की बुनियाद रखी गई है जिसका नाम कैमरा ऑब्स्क्यूरा रखा गया।
यहाँ पर भी मैंने आपको कैमरा ऑब्सक्यूरा का एक मॉडल दिखाया है जिसमें रोशनी की दो किरणें दिखाई गई हैं। एक किरण ए से ए तक जा रही है, दूसरी किरण रे बी से बी तक जा रही है। और इस इजाद के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि रोशनी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेती है किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए। ये भी एक नई चीज थी लोगों के लिए। इब्नुल हैथम ने हमें सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया और आज के कैमरा इब्नुल हैथम के प्रिंसिपल पर बेस करते हैं। उन्होंने मॉडर्न ऑप्टिक्स और मॉडर्न कैमरे की बुनियाद रखी। इब्नुल हैथम ने हमें आँख का स्ट्रक्चर भी बताया, उन्होंने आँख की वर्किंग भी बताई, उन्होंने आँख के इंटरनल्स के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में अपनी किताब में तफसील से लिखा। आँख के नर्वस सिस्टम और उसका सिग्नल कैसे ब्रेन तक जाता है इसके बारे में भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग से हमें बताया। इब्नुल हैथम ने हमें यह भी बताया कि सूरज डूबते हुए या तलू होते हुए सनसेट या सनराइज के दौरान बड़ा क्यों हो जाता है। उनका एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि लोग उस वक्त ये समझते थे कि हवा आसमान तक फैली हुई है, यानी ज़मीन की एटमॉस्फेयर इन्फिनिट डायमेंशन की है, इन्फिनिट हाइट की है। इब्नुल हैथम ने सूरज के बढ़ते और कम होते साइज और उसकी रंग की बुनियाद पर कैलकुलेशन के ज़रिए हमें बताया कि हवा ज़मीन से 80 किलोमीटर तक रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हवा मौजूद नहीं रहती। लेकिन आज हमें पता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है, क्योंकि हवा 50 किलोमीटर तक 99.9% एयर मौजूद होती है और उसके बाद एयर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये बताया कि ज़मीन के गिर्द हवा का एक गिलाफ चढ़ा हुआ है, एक छिलका चढ़ा हुआ है। इब्नुल हैथम ने सन इक्लिप्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। वो ये जानना चाहते थे कि रेनबो के धनक के रंग कहाँ से आते हैं और इसके बारे में भी उन्होंने बहुत रिसर्च की। बल्कि उन्होंने टेलीस्कोप के बेसिक प्रिंसिपल्स भी हमें इस किताब में दिए। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो इब्नुल हैथम का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसा तरीका, प्रोसीजर हमें बताया, एक ऐसा मेथड बताया जिससे आप साइंस को मुस्तकबिल में तरक्की दे सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी साइंसदान की किसी भी रिसर्च को आंख बंद करके मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको चेक करने के लिए एक मेथड बनाना चाहिए। और उन्होंने वो मेथड हमें दिया जिसे हम आज साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जो हमारी हर साइंस की किताब का पहला चैप्टर होता है, जिसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एक मफरूज़ा बनाते हैं और उस मफरूज़े को सही या गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद अपने रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिश कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट एक बहुत अहम हिस्सा है इस मेथड का, जो इससे पहले साइंस में बाकायदा तौर पे हिस्ट्री में मिलता नहीं है। साइंटिफिक मेथड की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जितनी भी तरक्की साइंस में हो रही है वो साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थेरीज़ की बुनियाद पर हो रही है, जो कि बहुत मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर हमने साइंस में तरक्की करनी है तो हमें इब्नुल हैथम का साइंटिफिक मेथड फॉलो करना होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमान ही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड के ख़िलाफ़ हैं। वो चीज़ों को आर्गूमेंट्स के साथ सेटल करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं करते। मुझे बाज़-औक़ात लगता है कि शायद हम यूनानियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, जो कमरों में बैठ के साइंस को डिस्कस करते थे लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ नहीं जाते थे और अपने मफरूज़ों को तजर्बे करके गलत या सही साबित नहीं करते थे। ज़रूरत इस बात की है कि हम इब्नुल हैथम की तकलीद करें, उनकी नकल करें और अपने मफरूज़ों को जो हम कमरों में बैठ के बना लेते हैं उनको एक्सपेरिमेंट और क्रेडिबल डेटा के साथ सही साबित करें। आज दुनिया में हर जगह लैब्स बन रही हैं, साइंस की एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि इसका फादर इब्नुल हैथम था, जिन्होंने
بہت زیادہ کتابیں لکھی، ان کی 200 کتابیں ہمیں معلوم ہے، لیکن آج صرف 50 کتابیں ایسی ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بے شمار مقالے ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابن الہیثم کے بارے میں بتائیں، تاریخ کے اس ہیرو کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، اور ان کے طریقہ کار اور ان کی تھیریز کے بارے میں اپنے اسکولوں میں اور اپنی کلاسز میں ڈسکس کریں، کیونکہ